यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बौड़े। जैसा कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी की इस सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को ख़त्म किया था और आज की इस क्लास में हम ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई 1972 के पहले तक इसके बारे में किसी ने भी कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको मालूम चलता है कि एक्चुअली में ये बहुत इसेंशियल टॉपिक है और इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। सेम इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में भी कहा जाता है, यानी कि हमको ऐसा तो बिल्कुल पहले से मालूम था कि ओजोन लेयर जैसी कोई चीज़ होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट डिप्लेशन के बारे में हमको बाद में मालूम चला कि इसमें एक छेद हो रहा है जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है ये बढ़ रहा है। यानी कि जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें और मेनली जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बस एंथ्रोपोजेनिक रीजन से नहीं हो रही है, इसके नेचुरल फैक्टर्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये तो हम जानते हैं। बट इसमें एक और नेचुरल फैक्टर आता है और वो है क्या? ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से हो रहा है। बात समझना कि ये टॉपिक किस प्रकार से कनेक्ट है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिएगा। एक्चुअली में ओजोन लेयर डिप्लेशन, इसके बारे में यदि हम देखें तो डिप्लेशन के बारे में बाद में मालूम चला हमको। ओजोन लेयर के बारे में हमको पहले से पता था कि अर्थ पर ये ऐसी कोई चीज होती है जो कि एक्चुअली में अर्थ का एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ठीक है, क्या है ये? अर्थ का प्रोटेक्टिव शील्ड। और ये प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों है? क्योंकि अर्थ पर आने वाली जो यूवी रेज हैं इनको ये अर्थ तक आने से रोकती है, या फिर सन से निकलने वाली जो यूवी रेज हैं इनको अर्थ तक आने से ये रोकती है। एक्चुअली में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से इसका किस प्रकार से रिलेशन है? तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का जो परसेंटेज है ये बढ़ रहा है, इसके कारण इन्हांसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इन्हांसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही एक्चुअली में इसका डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है जो फ्लोरीन कंटेंट वाली गैसें हैं, यानी कि CFC, HFC, PFC, और ये हिट करती हैं एक्चुअली में इस ओजोन लेयर को और ये इसके डिप्लेशन का कारण बनती है। यानी कि इस प्रकार से ये कनेक्टेड है। अब एक एक करके समझना कि सबसे पहले यदि ओजोन लेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो ये कहाँ अकर करता है। देखो, मान लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये हमारी अर्थ है। अर्थ में ये वाला एरिया है ट्रोपोस्फियर, ये है स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर आता है ओजोनोस्फियर वाला एरिया और ये है स्ट्रेटोस्फियर वाला सेक्शन। क्या बोला मैंने? कि एक्चुअली में यदि आप देखेंगे तो यह है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है, बट स्ट्रेटोस्फियर की जो लोअर लेयर है यहां पर आपको ओजोन लेयर देखने के लिए मिलेगी। इसकी जो मोटाई होती है अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे कि 15 से 30 किलोमीटर के बीच में इसकी थिकनेस होती है। ये काम क्या करती है तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, तो आयरनोजेनिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O3 इसका फॉर्मूला होता है। 3 ऑक्सीजन एटम्स इसमें होते हैं। ये ग्रीक वर्ड है और इसका नाम होता है ओजेन, यानी कि बहुत टू स्मेल, ठीक है, सूंघना। यहां पर लोकेशन कहां है? तो जो ओजोनोस्फियर है 15 से 30 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है और स्ट्रेटोस्फियर की लोअर लेयर में ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसका कहां होता है? तो 1923 किलोमीटर के बीच में, 19 से 23 किलोमीटर के बीच में, यानी 90 to 23 किलोमीटर के बीच में ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसका मिलता है। डायनेमिक्स क्या है? सो मोस्ट ओजोन फॉर्म ओवर द इक्वेटर बट इट कैरीड बाय विंड्स टूवर्ड द पोल्स, यानी कि मोस्ट ऑफ दी जो ओजोन लेयर है ये यहाँ इक्वेटर के नियर बाय एरिया में बनती है, बट ये जो विंड्स हैं ये इसको पोलार एरिया की ओर ले जाती हैं। और यही कारण है कि पहला जो छेद हमको देखने के लिए मिला था, या फिर जो पहला जो ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो पहला ओजोन होल देखने के लिए मिला था, ये अंटार्कटिका वाले रीजन में देखने के लिए मिला था। मोस्ट ओजोन फ्रॉम ओवर द इक्वेटर बट इट कैरीड बाय विंड्स टूवर्ड द पोल्स, हाई कंसंट्रेशन इन कैनेडियन आर्कटिक एंड साइबेरिया, मिनिमम एट द इक्वेटर। क्या बोला मैंने? कि एक्चुअली में यदि आप इस अर्थ को देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर वाला एरिया है, इनके बीच में आपको सबसे ज्यादा ओजोन देखने के लिए मिलेगा।
यदि आप इसके आगे की बात करें तो यहां पर चलने वाली जो विंड्स हैं इसको पोलर एरिया की ओर ले जाती हैं। तो बनता ओजोन सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सनलाइट की प्रेजेंस है ये आपको इक्वेटर के पास देखने के लिए मिलेगी। बट यदि देखा जाए कि प्रेजेंस इसकी सबसे ज्यादा कहां होती है तो वो पोलर एरिया में होती है। वाई? क्योंकि विंड्स इसको पोलर एरिया की ओर ब्लो कर लेती हैं और यहां पर ओजोन की एब्सेंस ही आपको नजर आती है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आगे आइए। सो ओजोन और ऑक्सीजन साइकिल का क्या लेना देना है? तो एक्चुअली में ओजोन लेयर डायरेक्ट हमारे पास नहीं आती। एक्चुअली में होता यह है कि फोटोलिसिस यानी कि जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेस हैं, यूवी रेस हैं, ये हिट करती हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, O2 को, और इसका दो पार्ट्स में डिवीजन होता है। ठीक है, सो द O2 मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू टू सिंगल ऑक्सीजन एटम्स। क्या बोला मैंने? इसका फुल फॉर्मूला है O2, ये बन जाता है O+O, यानी कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं ये ऑक्सीजन के सिंगल सिंगल एटम में टूट जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर तीन एटम्स इसके मिलते हैं और ये बनाते हैं O3 कंपोनेंट, यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड टू द फ्रॉम 1 O3 मॉलिक्यूल। यानी कि ओजोन डायरेक्ट नहीं आती, अपितु ऑक्सीजन से ही ये O3 में, O2 से ही ये O3 में चेंज होती है। ये कंडीशन कहलाती है फोटोलिसिस, ये कहलाता है डिवीजन, ये कहलाता है फॉर्मेशन। यानी कि फोटोलिसिस वो कंडीशन जब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण ये जो O2 है, ये O2 के मॉलिक्यूल से ये जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं ये टकराती हैं। इनके टकराने के कारण ये जो O2 मॉलिक्यूल है इसका दो एटम में डिवीजन होता है, और जब ये तीन एटम, O के तीन एटम यहां पर मिलते हैं तो फिर फॉर्म होती है O3। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस साइकिल कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस। दिस प्रोसेस क्रिएट्स हीट कीपिंग द अपर स्ट्रेटोस्फीयर वार्म। यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंटिन्यूसली होती रहती है। इसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं होता, बट ये जो ऊपर का यानी कि अपर स्ट्रेटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने के लिए ये मोस्ट इसेंशियल होती है। गेटिंग माय पॉइंट? आप एक बात याद रखिएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देखते हैं ये सिविल्स विद आकाश का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। यदि आपको इस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन होना है, इस प्लेटफॉर्म पर चल रहे तमाम प्रकार के जो बैचेस हैं लाइक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं इनसे ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो लिंक है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलवेज अवेलेबल रहता है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर वो स्टूडेंट जो भी 2026 में अपना यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम का प्रिलिमिनरी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक्चुअली में ओजोन लेयर है क्या, कहाँ पर मिलती है, फिर ये बनती कैसे है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम ये इसका क्यों है, क्योंकि अर्थ से आने वाली जो यूवी रेज हैं इनको ये रोकने का काम करती है। याद रखना कि यदि ये यूवी रेज अर्थ पर आ जाती तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना होता कि हमें कई प्रकार के जो चर्म रोग हैं ये देखने के लिए मिलते, मल्टीपल टाइप ऑफ स्किन डिजीज हमको देखने के लिए मिलते। सो याद रखिएगा कि एक्चुअली में इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द अर्थ या फिर सनस्क्रीन ऑफ द अर्थ। ये भी दो प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है कि भाई जो ओजोन लेयर है, ठीक है, या फिर जो ओजोन लेयर है ये बस अच्छी ही होती है या फिर बस खराब ही होती है, या फिर जो यूवी रेस हमारे पास आती हैं ये अच्छी होती हैं या खराब ही होती हैं। इसके दोनों ही फिनोमेना है कि दो प्रकार की ओजोन लेयर है, एक है गुड ओजोन और एक आता है बैड ओजोन। ओजोन के अलावा मैंने यहाँ पर एक और बात की है जिसको मैं नाम देता हूँ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे ये भी दो तीन प्रकार की है, कुछ अच्छी और कुछ खराब, वैसे ही ओजोन लेयर भी दो प्रकार की है, एक है गुड ओजोन और एक आता है बैड ओजोन। गुड ओजोन और बैड ओजोन कहाँ मिलेगी? तो एक्चुअली में स्ट्रेटोस्फीयर में कंसंट्रेटेड जो 90% ऑफ द ओजोन है ये गुड ओजोन में ही काउंट की जाती है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। बट इसका बचा हुआ जो 10% रिमेनिंग पार्ट है जो ट्रोपोस्फीयर में आता है वो एक्चुअली में बैड ओजोन में काउंट किया जाता है। क्यों काउंट किया जाता है? क्योंकि अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट एंड की इंग्रेडिएंट इन स्मॉग इसके लिए उत्तरदायी होता है।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो वायु प्रदूषक और साथ में स्मॉग है, इसका ये मुख्य घटक होता है और इसीलिए इसको 10% को बैड ओजोन में काउंट करते हैं। अर्थ का ये नेचुरल सनस्क्रीन इसको कहा जाता है गुड ओजोन को, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में 90% देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्ट करता है एक शील्ड की भांति और जो यूवी रेडिएशन है उनसे ये प्रोटेक्शन देता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से ये प्रोटेक्शन देगा। फॉर्मेशन कैसे होता है? नॉट रिलीज डायरेक्टली, यानी कि जो बैड ओजोन है नॉट रिलीज डायरेक्टली, फॉर्म्स फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस बिटवीन पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और साथ में जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनसे निकलने, यानी कि ऐसे हानिकारक पदार्थों के कारण बैड ओजोन बनता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ओजोन लेयर हर जगह पर, ऐसा नहीं है कि अच्छी ही होती है या फिर हर जगह पर खराब ही होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोन, एक होता है गुड ओजोन और एक होता है बैड ओजोन। गुड ओजोन का जो परसेंटेज है ये ज़्यादा है, 90% के आसपास है, ये 10% के आसपास है। इसकी प्रेजेंस ट्रोपोस्फीयर में है और इसकी प्रेजेंस स्ट्रेटोस्फीयर में है। होता यह है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी विषाक्त धुआं है या फिर जितना भी स्मॉग या फिर जितना भी ब्लैक कार्बन है, ये फॉर्म करता है क्या? बैड ओजोन को। और जो नेचुरल तरीके से मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में वो है क्या? गुड ओजोन। एक्चुअली में 15 किलोमीटर से चालू हो रही है ये, और 15 किलोमीटर से यदि ये स्टार्ट हो रही है, 15 किलोमीटर की हाइट से स्टार्ट हो रही है और 30 किलोमीटर की हाइट तक जा रही है। और यदि आप देखोगे तो ट्रोपोस्फीयर की हाइट कितनी है? 0 to 18, मतलब कि इसका कुछ पोर्शन आप कहाँ पर पा रहे हो? जो अपना ट्रोपोस्फीयर वाला है एरिया, वहां पर भी। सो यहां पर देखिएगा, डिस्टर्बेंस इन बैलेंस ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ODS के बारे में, ओजोन क्षयकारी पदार्थ के बारे में यहां पर डिस्कशन हुआ है। मतलब कि ODS जो होलो कार्बन्स हैं, ODS होलो कार्बन्स आर गैसेज दैट कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसकी बात हो रही है। मतलब कि ये वो गैसें हैं, कौन कौन सी? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये वो गैसें हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या बोला मैंने? ये वो गैस हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। अब यदि क्लोरीन कंटेंट की हम बात करें, फ्लोरीन कंटेंट की हम बात करें, ब्रोमीन की बात करें, कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो जिनमें भी INE आ रहा है ना, ब्रोमीन, फ्रोमीन और फ्लोरीन और साथ में ये क्लोरीन, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाएंगी। तो इनके सोर्स क्या क्या हैं? यानी कि जो हम एक्चुअली में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते हैं, HFCs हम रिलीज करते हैं, ठीक है, किससे? रेफ्रिजरेटर से, AC से। ठीक है, इससे निकलने वाला जो HFC है, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, AC, कूलेंट्स वगैरह, फोम प्रोडक्शन, इन सब से निकलने वाला जो धूल धुआं है, ये इसमें HFC और CFC का, दैट मीन्स फ्लोरीन कंटेंट का जो परसेंटेज है ये अवेलेबल होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये वो घटक हैं जो कि HFC और CFC के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हेलॉन्स और साथ में जो ब्रोमोक्लोरोमेथेन है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये फायर एग्जीक्यूशन। बट क्या हम इसका यूज ना करें? अरे यूज करना कंपलसरी है, बट याद रखिएगा कि इसका मिनिमल यूज हम करें तो ये फायदेमंद है, अदरवाइज इसका यदि हमने ज्यादा यूज किया तो ये नेगेटिव इंपैक्ट ही डालेगा। जैसे कि लाइक यदि हम AC की बात करते हैं, मैं आपको सही बताऊं कि ना हर चीज में पॉलिटिक्स आपको देखने के लिए मिलेगी। कैसे मिलेगी? आप जरा देखना, ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात हो या फिर चाहे ये हम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, अक्सर इसका जो बिल है ये फाड़ा जाता है गरीबों पर कि भाई AC नहीं चलाना चाहिए। आपने एक नेताजी बयान सुना होगा, ये नेताजी अपने स्टेटमेंट में अपने इनका एक स्टेटमेंट है कि भाई मैं AC नहीं चलाता, मैं प्याज लेकर चलता हूं अपनी कार में। अरे भाई, आप जरा सोचिए कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अक्सर उनसे उम्मीद की जाती है इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की, क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की, जो इसके लिए सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है। इनका नाम है गरीब और मिडिल वर्गीय समुदाय, गरीब और मध्यम वर्गीय समुदाय, जिसमें से मध्यम वर्गीय समुदाय से बहुत ही ज्यादा इसकी उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि गरीब तो गरीब है ही। यदि मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठे तो सबसे पहले जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर जो मिडिल क्लास पर्सन है, उसके जो अधिकार है ये छीनने की बात होती है कि यार AC नहीं चलाना चाहिए, रेफ्रिजरेटर का कम यूज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए।
क्या पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाई मिडिल क्लास ने ले रखी है? नहीं। याद रखना, गवर्नमेंट फॉर्म के तीन हिस्से होते हैं। एक वो जो गवर्नमेंट चलाते हैं, एक वो जो गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो जो भी इन दोनों के बीच में पिसते हैं, वो होता है मिडिल क्लास। याद रखो कि एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो ये जो CFC है, HFC है ना, इनका उत्पादन या फिर इन ये जिस प्रोडक्ट से या फिर जिन कंपोनेंट से या फिर जिन वो सामानों से निकल रहे हैं, उसमें AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये तमाम प्रकार की चीजें आती हैं। दे ऑल आर कूलेंट, यानी कि जो भी चीज कूलेंट का काम कर रही है उसमें ये तमाम प्रकार के जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या इनका यूज बंद कर दिया जाए? नहीं, बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, कम करने की आवश्यकता अवश्य है। यानी कि कम से कम हम इनका यूज करें। बट ऐसा नहीं है कि भाई जो गवर्नमेंट है इसके लिए प्रयास नहीं कर रही, साइंस इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल प्रयास कर रहा है। ये नए नए इनोवेशन के माध्यम से ये प्रयास करता है भाई किस प्रकार से इनका जो उत्सर्जन है इसको कम किया जाए। साथ में जो हम ड्राई क्लीन कराते हैं ना, है ना, उसमें एक प्रकार के ये वो कंपोनेंट का यूज किया जाता है जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। ड्राई क्लीनिंग और साथ में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं पेंट में, इन सभी में इसका यूज होता है। ये भी एक्चुअली में बहुत हार्मफुल गैस है और ये काउंट की जाती है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में। गेटिंग माय पॉइंट? जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, जिसको क्लोरोफॉर्म है ना, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये क्लीनर्स और साथ में जो एडिसिव्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। दैट इज वाई इससे कई लोग नशा भी करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। मिथाइल ब्रोमाइड इसमें काउंट की जाती है। इसका यूज फ्यूमेगेंट में किया जाता है। बात समझिए, यानी कि ये जो सिंचाई वगैरह है इसमें इसका यूज होता है। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, और इसीलिए इनको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में शामिल किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे आते हैं। अब यदि हम आगे डिस्कस करें, द मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन आ कैटालिटिक चेन रिएक्शन, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन होता कैसे है और सबसे पहले ओजोन बनती कैसे है, यानी कि ये विनाश का जो पूरा पूरा साइकिल है ये कैसे चलता है और ये किस प्रकार से रिएक्ट करती है, इसके बारे में यहां पर है। सबसे पहले देखना कि ओजोन लेयर डिप्लेटिंग या फिर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल्स रीच द स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि ओजोन लेयर या फिर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में आते हैं, सबसे पहले ये स्ट्रेटोस्फियर में एंटर करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में एंटर करने के बाद जो उच्च ऊर्जा वाले और सौर यूवी विकिरण हैं, ये रसायन टूट जाते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी सोलर यूवी रेडिएशन ब्रेक्स डाउन दीज केमिकल। क्या बोला? सबसे पहले ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस आते हैं, एक कई अलग अलग पार्ट्स में टूटते हैं। दे रिलीज हाईली रिएक्टिव क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटॉम्स। फिर ये रिएक्ट करते हैं और ये बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील जो क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु हैं इनको रिलीज करते हैं। यदि आप इसको देखोगे तो रिएक्टिव, ठीक है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन सब्सटेंसेस या फिर एटम्स हैं ये, और फिर यहां पर ये जो परमाणु हैं ये उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से एक जटिल श्रृंखला, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज स्टार्ट करते हैं जो ओजोन को तेजी से नष्ट करती है। बात समझिए, और इसको तोड़ती है किसमें? O एंड O2 में। क्या है ये? यानी कि यदि मान लीजिए कहीं पर ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है तो इसको कैसे रोका जाए, है ना। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो रसायन समताप मंडल में पहुंचते हैं, कौन से? जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रीच होते हैं कहां पर? स्ट्रेटोस्फियर में। उच्च ऊर्जा वाले जो सौर यूवी विकिरण है ये छोटे छोटे रसायनों में इनको तोड़ते हैं। फिर होता यह है कि ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु को छोड़ते हैं और ये परमाणु उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला शुरू करते हैं जो कि ओजोन को तेजी से नष्ट करती है। ये 4 पॉइंट में ये पूरी पूरी जो एक्टिविटी है, पूरी पूरी जो प्रोसेस है, ये आपको देखने के लिए मिलेगी। ये पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करना हो तो जाना मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। मेरा टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। यहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ हम आगे आते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात कि एक्चुअली में जस्ट अ सेकेंड। अरे यार,
जस्ट अ सेकेंड यार। ठीक है, नाउ द रियलिटी ऑफ द एंटार्क्टिक ओजोन होल, यानी कि ये तो ओजोन लेयर के बारे में जानकारी थी। अब ये जो ओजोन है, ठीक है, ये हमारे सामने कब आई है, यानी कि हमको कब मालूम चला कि ओजोन लेयर तो हमको पता था, पर ओजोन लेयर चर्चा में कब आई? जब आई चर्चा में, जब एक्चुअली में ये यूरोप के कुछ वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर खोज कर रहे थे और उन्होंने अंटार्कटिका में कुछ इस प्रकार से, यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ इस प्रकार का छिद्र देखा। बहुत बड़ा ये छेद था और इन्होंने कहा कि ये एक होल नहीं है बल्कि ये डिप्लेशन है। होल नहीं है, डिप्लेशन है, मतलब कि ओजोन लेयर की मोटाई मान लो ऐसी है। आज आपका एक कंसेप्ट पूरा हो जाएगा कि ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं है कि छेद है भाई। ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब ये है कि यदि इसकी थिकनेस इतनी ज्यादा थी तो कहीं से ये कुछ इस प्रकार से नष्ट हो गई है, तो इस पोर्शन को नाम दिया जाता है क्या, कि ये ओजोन लेयर डिप्लेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर दिस इज नॉट अ होल, ये एक प्रकार का डिप्लेशन है, यानी कि इट्स नॉट अ एम्पटी होल बट अ रीजन ऑफ एक्सेप्शनली थिन ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। यहां पर जो ओजोन लेयर की मोटाई है थोड़ी सी कम हो गई है। क्राइटेरिया कौन से हैं इसके? सो कंसीडर एन ओजोन होल व्हेन टोटल ओजोन इज 220 डॉप्सन यूनिट, यानी कि ओजोन लेयर की जो मोटाई है डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। 220 इसकी नॉर्मल मोटाई है। इससे कम या ज्यादा होने पर ओजोन का विखंडन माना जाता है। ज्यादा हुआ ही कोई दिक्कत नहीं, कम होने, यदि इससे कम है, 220 डॉप्सन यूनिट से कम है, तो इसको कहा जाता है कि ओजोन में होल हुआ है या फिर ओजोन डिप्लेशन हुआ है। क्या बोला मैंने? जो ओजोन लेयर है इसकी मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। यदि 220 डॉप्सन, ये नॉर्मल इसकी मोटाई है, बेसिकली ये होती है 180 से 200। यदि 180 से भी कम आ गई है तो इसको कहा जाएगा कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने सब्सटेंसेस बताए हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे उत्तरदायी कारक हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी हैं। टाइमिंग क्या होती है? दिस डिप्रेशन अकर्स ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये जो पूरा पूरा ओजोन लेयर डिप्लेशन है ये ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगस्त से अक्टूबर के मध्य में क्यों? क्योंकि इसी समय यदि आप देखेंगे तो भाई अलग अलग एरिया में अलग अलग, जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में ये, यदि आप अगस्त से लेकर अक्टूबर की बात कर रहे हो तो इस समय नदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी थोड़ी ठंड होगी, और थोड़ी थोड़ी ठंड होने पर यदि आप देखोगे तो भाई मल्टीपल रीजन के कारण जो अदर जो HFC है, CFC है, कार्बन है ना, इनकी जो संख्या ये बढ़ती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शिफ्ट होती हैं कहाँ पर? इस अंटार्कटिका की ओर, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये जो कमी है, यानी कि समय क्या होता है, ये कमी बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध में जब बसंत ऋतु होती है अगस्त से अक्टूबर के बीच में जब देखने के लिए मिलेगा। अंटार्कटिका पर जो मौसम संबंधी विशेष स्थितियां हैं इसका मुख्य कारण बनाती हैं, यानी कि तापमान हो, हवा की गति हो या फिर दबाव हो, ये तमाम प्रकार की चीजों के कारण आपको एक्चुअली में अंटार्कटिका में ये ओजोन होल या फिर ओजोन डिप्लेशन देखने के लिए मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस बात को याद रखिएगा। नाउ ये ऐसा है कि भाई यदि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है तो इसका ह्यूमंस पर क्या इंपैक्ट होगा, यानी कि मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट ऑन ऑफ ओजोन डिप्लेशन। जरा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला इसका जो इंपैक्ट है ये पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर, यानी कि सनबर्न एंड साथ में जो प्री मैच्योर स्किन एजिंग है ये आपको देखने के लिए मिलेगी। यही कारण है कि आज के समय में यदि आप देखोगे इवन जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं ये भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि ओजोन लेयर या फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन ऐसा वैसा नहीं है कि छोटा मोटा खतरनाक हो या फिर इसका छोटा मोटा कोई इंपैक्ट हो, नहीं, ये बायोलॉजिकल डिजीज डाल देता है हमारे ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? जो प्री मैच्योर एज आ रही है आज, ये तो स्किन की बात हुई है, पर यदि प्री मैच्योर एज की हम बात करें तो गर्ल्स में ये जो प्री मैच्योर एज आ रही है और PCOD जैसी जो बीमारियां हैं ये ज्यादा इन्हांस होती हुई दिख रही हैं, इसका भी यही एक कारण है। मर्दों में या फिर पुरुषों में जो मल्टीपल टाइप के स्किन डिजीज हो रहे हैं ये भी इसका एक मेन कारण है। जो मेटाबॉलिकली चेंज हो रहे हैं उसका भी एक कारण है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, दे ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। गेटिंग माय पॉइंट? स्किन कैंसर जैसे जो डिजीज हैं यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखोगे कैटरेक्ट यानी कि जो ब्लाइंडनेस हो रही है समय से पहले, एंड साथ में वीकेंड इम्यून सिस्टम, इसका भी जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है वो यही है कि ओजोन डिप्लेशन। याद रखो दिस कंटेंट इज ऑल्सो यूज फॉर जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है उसके लिए भी, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है इसके लिए भी।
मरीन लाइफ इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, यानी कि थ्रेटन द सर्वाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। क्यों? जब ओजोन डिप्लेशन होता है तो इसके कारण जो सी सरफेस टेम्परेचर है SST, ये भी एनहांस होता है। ध्यान सुनना, क्या एनहांस होता है? SST, सी सरफेस टेम्परेचर। और जब सी सरफेस टेम्परेचर एनहांस होता है तो याद रखो इसके परिणाम स्वरूप जो यहां पर रहने वाले, यानी कि समुद्र की दो प्रकार की ऐसी गहराई होती है, एक तो सागर, मेन सागर, और एक होता है सागर जहां से जिस एरिया से शुरू हो रहा है। यदि ये वाला एरिया तटवर्ती है यहां पर, तो यहां पर गहराई कम होगी, यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर और ज्यादा होगी, यहां और ज्यादा होगी। ऐसे सागर की जो गहराई है ये बढ़ती जाएगी। तो जरा देखिएगा कि एक्चुअली में ये वाला जो सागर है तट के पास वाला, या फिर जो कोस्टल एरिया का सी है, ये जल्दी गर्म होता है। इसके जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ पर मौजूद जो मछलियां हैं ये गहरे सागर की ओर जाती हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर मछलियों का जो भोजन था, दैट मीन्स फाइकोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन नष्ट हो गया है। फाइटोप्लैंक्टन नष्ट होने पर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं बची है, और यदि अब यहाँ पर फूड ही नहीं बचा है तो ये फिश यहाँ पर क्या करेंगी, और इसीलिए फिश गमन कर जाती हैं गहरे सागर में, और यहाँ पर गहरे सागर में जाकर अपना मस्त ये गोता लगाती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। सो मरीन लाइफ भी इससे बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे इंसानों में माइग्रेशन होता है वैसे मछलियों में भी तो माइग्रेशन होता है, मछलियों की भी तो अपनी लाइफ है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसको याद रखिएगा। हार्म द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फिश एंड क्रैब्स, यानी कि फिश और क्रैब्स का यहाँ पर जो बहुत जल्दी डेवलपमेंट है वो होता है। यदि मैं इन सिंपल वर्ड बात करूं तो जब ये मछलियां और क्रैब्स तटीय क्षेत्र से दूर जाते हैं, ड्यू टू कि भाई यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसका नुकसान हमारे मछुआरे भाइयों को भी उठाना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो वेस्ट बंगाल है, ये वो रीजन है जो कि एक्चुअली में फिश पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का जो मेन फूड है वो भी फिश से आ रहा है ना। राइस, फिश राइस, ये तमाम प्रकार के जो भोजन है ये आपने सुने होंगे। तो एक्चुअली में पहले जहां पर मछुआरे इस एरिया तक मछली पकड़ लिया करते थे, अब इनको गहरे सागर में जाना पड़ रहा है, तो इसके कारण ये जो खतरा है इनके ऊपर ये भी बढ़ रहा है। यानी कि आप जरा समझ रहे हैं कि ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये किस प्रकार से बहुत ज्यादा गहराई से कनेक्टेड है। जो मछली और केकड़े हैं इनकी जो प्रारंभिक विकास चरण होता है ये बेसिकली तटीय क्षेत्रों में होता है, और यदि तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है तो ये मरीन लाइफ थोड़ा संकट में आ सकती है, क्योंकि अब ये तट पर नहीं रह सकती, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर है इस एरिया का कि ये यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला तो है कि ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट मिल रहा है, दूसरा है कि मरीन लाइफ पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट मिल रहा है, तीसरा है कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पर भी इसका इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कि जैसे राइस है, वीट है, एंड साथ में ये जो मक्का है, ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा यूवीबी के प्रति। यूवी मल्टीपल टाइप ऑफ यूवी होता है, एक होता है यूवीए, एक होता है यूवीबी, एंड एक होता है यूवीसी। जो यूवीबी है इसके लिए चावल, गेहूं, मक्का, ये जो फसलें होती है ना, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। पौधों की जो शारीरिक और विकासात्मक प्रक्रिया है इसमें भी बाधा ही उत्पन्न करते हैं। यानी कि क्रॉप्स लाइक राइस, वीट एंड मेज आर सेंसिटिव टू यूवीबी, इंटरफेयर्स विथ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? साथ में मटेरियल्स एंड साइकिल्स की यदि हम बात करें तो ब्रेक्स डाउन सिंथेटिक मटेरियल्स एंड अल्टरल्स नेचुरल साइकिल ऑन लैंड एंड इन वाटर, सिंक्स फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोला मैंने? यानी कि जो सिंथेटिक पॉलीमर है इसका भी क्षरण होता है, और जो स्थलीय, जलीय और जो जैव भू रासायनिक चक्र है इसमें भी बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये है ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन जब हो रहा है तो इसको लेकर ग्लोबल रिएक्शन है क्या किसी प्रकार का, जिस प्रकार से एनवायरमेंट, इकोलॉजी और साथ में बायोडाइवर्सिटी को लेकर था? बिल्कुल है। साइंटिफिक वार्निंग एंड इनिशियल ग्लोबल रिस्पॉन्सेस की यहाँ पर बात हुई है। जैसे 1974 की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर साइंटिफिक एक वार्निंग आई थी, जिसमें वैज्ञानिक थे शेरवुड रोलैंड और साथ में मारियो मेलिना। इन्होंने पहली बार चेतावनी दी थी कि एक्चुअली में जो CFC है ये ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है। सो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, एंड मॉरी मोलिना, ये इनका नाम है, फर्स्ट वार्न दैट CFCs वर डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर। बाद में 1977 में ग्लोबल एक्शन प्लान तैयार होता है। इस समय तक जो UNEP है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम,
ने ओजोन परत पर विश्व कार्य योजना अपनाई थी और अनुसंधान का जो आह्वान है ये दिया था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम अडॉप्टेड द वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन ऑन दी ओजोन लेयर एंड कॉल्ड फॉर रिसर्च। 1985 आया तो जो होल है इसका कंफर्मेशन आया, यानी कि साइंटिस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश अटलांटिक सर्वे ऑफिशियली रिपोर्टेड द रिकरिंग स्प्रिंग टाइम ओजोन होर ओवर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर इन्होंने ओजोन की खोज की थी। याद रखना कि यहाँ पर जो मोलेना और साथ में पॉल कोटेज थे, है ना, को इस खोज के लिए रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी दिया गया था। ये यानी इन्होंने खोजा था कि भाई जो CFC है ये ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। मोलिना और साथ में पॉल क्रोटेज जो इनके सहायक थे, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था ऑन दी केमिस्ट्री। ठीक है, सो यहां पर इस बात को याद रखिएगा। नाउ आगे आइए, जस्ट अ सेकेंड, आगे आइए। ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क की यदि हम बात करें तो इससे कौन कौन से फ्रेमवर्क्स संबंधित हैं इसके बारे में बातचीत की गई है। एक तो है वियना कन्वेंशन, ये 1985 में हुआ था वियना में। ये एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में हुआ था। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले वियना कन्वेंशन नंबर 1 है, फिर नंबर 2 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या क्या हुआ था एक बार में सुनो कि ओजोन परत पर यहां पर क्या हुई थी, स्टडी हुई थी, रिसर्च हुई थी और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की यहां पर बात की गई थी। कानूनी रूप से यह बाध्यकारी नहीं है, कोई भी CFC समाप्ति लक्ष्य इसमें नहीं रखा गया था, यानी कि बस ये एक प्रोटोकॉल था। इसमें बोला गया था कि भाई आप ऐसे, यानी कि रिसर्च की गई, मॉनिटरिंग की गई, इंफॉर्मेशन शेयर की गई और बोला गया कि ओजोन लेयर के लिए ये हानिकारक है, तो बस आप कंट्रोल करें भाई, ज़्यादा आप उत्सर्जन ना करें, बिकॉज कि ये हमारी ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसको रेटिफाई किया गया 198 कंट्रीज के द्वारा, यानी कि अनुमोदित किया गया। बाद में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रकार का कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल था। क्यों प्रोटोकॉल ये बाध्यकारी बनाया गया? क्योंकि किसी ने वियना कन्वेंशन को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, और जब सीरियसली नहीं लिया तो फिर मालूम चलता है कि नहीं, यदि किसी पर भी लीगली बाइंडिंग लोगो लग जाए तो उसके सक्सेस होने के जो रेशो हैं ये बढ़ जाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि 100 ODS के उत्पादन और साथ में जो खपत है इसको चरणबद्ध तरीके से बंद करना है, यानी कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं, ऐसे 100 ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस की पहचान करना और इनको क्रमबद्ध तरीके से इनका जो कंजम्पशन है और साथ में जो प्रोडक्शन है ये खत्म करना। ये लीगली बाइंडिंग था, डिफरेंट टाइम टेबल थे फॉर डेवलप कंट्रीज और साथ में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग थे। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको नाम दिया जाता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? यानी कि दोनों का जो एजेंडा है ये एक ही है, बट दोनों के लिए जो टाइम पीरियड है ये अलग अलग है। टाइम पीरियड अलग होने का मेन रीजन ये है कि दोनों की जो कंडीशन है ये अलग अलग है। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कभी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CDR, सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसका नाम आता है। इसको 198 कंट्रीज ने रेटिफाई किया। फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रीटीज इन UN हिस्ट्री, यानी कि ये UN की हिस्ट्री की पहली सार्वभौमिक संधि है जिसको सभी लोगों ने अपनाया। और फिर आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो CFCs हैं, यानी कि जो फ्लोरिनेटेड कंटेंट वाली गैसें हैं, इनका उत्पादन कम भी हुआ। कंटिन्यूड प्रोसेस की अमेंडमेंट टू दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है, इसमें संशोधन भी हुआ है। अब क्या क्या संशोधन हुआ तो आता है 1990 और साथ में जो 1990 लंदन का और 1992 ये कोपेनहेगन। इसका गोल क्या था कि जो CFC है, जो हेलॉन्स है, ये और साथ में जो CCl14 है, इसके उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य, यानी कि जो CFC है, हेलॉन्स है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। गोल टू कंप्लीटली फेस आउट CFC, हेलॉन्स और साथ में CCl4। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1997 में, ठीक है, अगेन, और बीजिंग में 1998 में। इसमें कंट्रोल ऑन HFC एंड ब्रोमोक्लोरोमेथेन
की बात की गई थी। भाई किस प्रकार से आप HFC और साथ में ब्रोमोक्लोरोमेथेन को कंट्रोल करते हैं। किगाली अमेंडमेंट आता है 2016 में, गोल टू रिड्यूस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बाय 80 to 85 बाय द एंड ऑफ 2040। क्या लिखा है, यानी कि इसमें बोला गया है कि 2040 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर 80 to 85% बैन लगाना, या फिर इसका जो प्रोडक्शन है इसको रिड्यूस करना 80 to 85%। याद रखना, किगाली समझौते को सीरियसली लिया जाता है और इसीलिए नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं कि भाई हम किस प्रकार से ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको रिप्लेस किया जाने लगा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक प्रकार के मल्टीलैटरल फंड की भी यहाँ पर बात हुई है कि भाई 1990 में जो विकासशील देश थे इनको ना, विकासशील देशों को प्रोटोकॉल उपायों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद देने के लिए वित्तीय तंत्र भी स्थापित किया गया था। किनको? डेवलपिंग कंट्रीज को। सो फाइनेंशियल मैकेनिज्म established in 1990 to provide financial assistance to developing countries to meet protocol measures. Getting my point? Now आगे आइए, ये है एविडेंस ऑफ सक्सेस कि भाई हमने जो ओजोन लेयर डिप्लेशन को कंट्रोल करना चाहा, ये वाकई में कंट्रोल हो भी रहा है या नहीं, कि बस हम घंटी बजा रहे हैं और वर्ल्ड को ये दिखा रहे हैं बस कि हाँ ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। असल में ये है नासा की इमेज। नासा ने ना जब 2000 में ये जो पब्लिश किया था कि भाई ओजोन लेयर छेद है, ओजोन लेयर में छेद है, तो वो कुछ इतना बड़ा टाइप का दिखता था, और ये 2022 में कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। यानी कि ये तो नकली इमेज है, रियल इमेज इंटरनेट पर है, यदि आप उसको देखेंगे तो बहुत डार्क और बहुत लाइट का उसमें फ़र्क आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये नासा के द्वारा प्रसारित इमेजेस हैं। 2022 में ये औसतन 23.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का था, जो कि बहुत कम है, यानी कि पहले ये बहुत ज़्यादा विशालकाय हुआ करता था। ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक की यदि हम बात करें, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग गैस जो इंडेक्स होता है उसमें, कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने इसमें गिरावट लाई है। पहले ये 250 थे 1990 के आसपास की यदि हम बात करें, तो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इसको कम किया है। डेवलप्ड बाय NOAA, यानी कि इसकी ये क्या है भाई, असल में याद रखिएगा कि ये जो NOAA है, ठीक है, ये एक प्रकार से इसके द्वारा विकसित ये सूचकांक है। 1990 के दशक की तुलना में जो 2022 में ओजोन क्षयकारी क्लोरीन और साथ में जो ब्रोमीन की सांद्रता है, इसके गिरावट के बारे में यहाँ पर बताता है। 16 सितंबर को याद रखिएगा कि हम इंटरनेशनल ओजोन डे मनाते हैं सितंबर 16 में। ठीक है, और ये क्यों मनाते हैं? ताकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पर हस्ताक्षर किए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर की याद में हम ये मनाते हैं। 2022 की इसकी जो थीम थी, ये ग्लोबल कॉपरेशन, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये इसकी थीम रखी गई थी। यानी कि पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये इसका हिंदी मीनिंग आता है। नाउ आगे आते हैं, नेशनल एक्शन, ठीक है, इंडियाज रेगुलेटरी एफर्ट्स, इसकी बात हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी एफर्ट्स? तो भारत का ना ये पहला, यानी कि एक प्रकार से इंडिया ने इसके लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले तो याद रखना 1991 में भारत ने वियना कन्वेंशन में एंटर किया था, और 1992 में ये मॉन्ट्रियल का पक्षकार था। यदि आप देखोगे तो ओजोन सेल यानी कि NOU की बात हुई थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क एंड क्लाइमेट चेंज ने ये जो हुआ था द्वारा प्रभावी एक कार्यान्वयन, जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन था वो हुआ था। साथ में जो ESCs हैं यानी कि एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी, और साथ में ओवरसीज एंड मॉनिटर्स जो पॉलिसीज हैं, इनके प्रोजेक्ट पर निगरानी रखने के लिए जो काम किया गया था। ODS नियम 2000 में आए थे हमारे यहाँ, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो नियम है ये 2000 में आए थे। ODS के उत्पादन और साथ में खपत यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो विनियमन है ये इसमें किया जाना था। जो मेडिकल टारगेट्स हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि जो हमारे मेडिकल पर्पसेस हैं, इनमें हेलॉन्स का यूज़ है ना, इनको यानी कि हेलॉन का जो यूज़ है ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना या फिर बंद करना इसमें शामिल था। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स एंड सेलर्स की यहाँ पर बात हुई थी, यानी कि निर्माताओं, आयातकों और साथ में जो विक्रेताओं था, इनका अनिवार्य पंजीकरण, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी।
कुल मिलाकर यदि हम देखें तो फ्यूचर में अब हमको क्या करना चाहिए, ये लिखा हुआ है भाई कि लॉन्च्ड इन, यानी कि भारत ने अपना जो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP, क्या बोला जाता है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इसको शॉर्ट में कहा जाता है ICAP, ये लॉन्च किया है 2019 में। और इसमें इसने टारगेट रखा है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप अ कूलिंग एक्शन प्लान। ये पहली कंट्री है जिसने कूलिंग एक्शन प्लान लागू किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल कूलिंग फॉर ऑल। टारगेट रखा है 2037 और 2038 का। इसमें हमको करना क्या है कि 20 to 25% रिड्यूस करना है कूलिंग डिमांड को, 25 to 30% रिड्यूस करना है रेफ्रिजरेटर जो रिफ्रेंट यानी डिमांड है, यानी कि ठंडक की जो डिमांड है, कूलिंग डिमांड है, इसको 25 to 40% हमको रिड्यूस करना है कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को। यदि हमने ये कर लिया तो हमारा ये जो प्लान है यानी कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये सक्सेसफुल माना जाएगा और हम इसमें सक्सेसफुली बीट कर, यानी सक्सेसफुली ये जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इन पर कंट्रोल कर पाएंगे। बात समझे, यानी कि ये था हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में एक पूरा डिस्कशन। यदि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये था, यहां पर मुझे कम समय मिल पाता है, दैट इज वाई मैं यहां पर कम चीजें, खैर ये प्रिलिमिनरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। यदि आप क्लासरूम प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करते हैं तो याद रखें कि वहां पर मुझे टाइम बहुत मिलता है और इसीलिए मैं इन सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके साथ कवर कर पाता हूं। सो आपको यदि बैचेस का पार्ट बनना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्राप्त कर सकते हैं और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।